हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं गुप्त वंश का प्रारंभिक इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रारंभिक परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम का इतिहास। यह है पार्ट 1। क्योंकि गुप्त वंश का इतिहास है थोड़ा बड़ा, तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो तीसरे भाग में इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं गुप्त वंश का प्रारंभिक इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। गुप्त वंश का परिचय। तो सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश मौर्य वंश के बाद भारत का सबसे शक्तिशाली प्राचीन राजवंश माना जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान राजाओं को इसका श्रेय दिया जाता है और उनके ही शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने श्रेष्ठ स्तर पर था। परंतु इसके प्रारंभिक इतिहास पर इतिहासकार एक मत नहीं है और प्रत्येक इतिहासकार एक दूसरे पर प्रश्न खड़े करता है, जो कि गुप्त वंश के इतिहास पर एक कलंक के समान है। तो अब यहां पर हो जाए थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश के बाद अगर शक्तिशाली कोई वंश हुआ है प्राचीन राजवंशों में, तो गुप्त वंश को माना जाता है। लेकिन गुप्त वंश के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनसे आप गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी हासिल कर सकते हो। इतने सारे सोर्स होने के बावजूद इतिहासकार एक मत नहीं है। कोई इतिहासकार इसके इतिहास पे कुछ और कहता है तो कोई उसी पे प्रश्न खड़ा कर देता है। तो आज मैं इसी की चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि इतिहासकार ये अलग अलग क्यों कहते हैं। तो यहां पर कुछ भारतीय इतिहासकारों के मैं मत आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि बिल्कुल अलग अलग मत हैं। पहला, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी के अनुसार गुप्त राजा वैश्य थे। वो मानते हैं कि गुप्त राजा जो थे वो वैश्य थे। दूसरा, डॉक्टर जायसवाल और कौमुदी महोत्सव ग्रंथ के अनुसार गुप्त राजा शूद्र थे। तीसरा, डॉक्टर रखालदास बनर्जी और आर्य मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ के अनुसार गुप्त राजा क्षत्रिय थे। नंबर 4, राय चौधरी के अनुसार गुप्त राजा ब्राह्मण थे। अब आप देखिए, ये सभी इतिहासकार हैं और सभी अलग अलग, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई कुछ कह रहा है। तो अब आप मान के चलो कि आप किसके समर्थक हैं। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि हमारे देश की अभी जो जनसंख्या है वर्तमान में 125 करोड़ के आसपास है। तो 125 करोड़ लोगों में से अगर आप पूछा जाए, 1 करोड़ लोगों से ओपिनियन लिया जाए कि गुप्त वंश का या फिर जो प्राचीन राजवंश है उनके बारे में, तो मैं मानता हूं कि 1 करोड़ लोग भी अलग अलग अपना इतिहास बताएंगे। एक साथ तो कोई बताएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने किसी इतिहासकार को पढ़ा है, तो किसी ने दूसरे इतिहासकार को पढ़ा है और हर इतिहासकार ने अपने विवेक के हिसाब से उस इतिहास को लिखा हुआ है। इसीलिए ये इतिहास अलग अलग है। जो भ्रांतियां हमारे बीच में जो फैली है ना, वो इसीलिए फैली हुई हैं। अब आप यहीं पे देख लीजिए, कोई वैश्य कह रहा है, कोई शूद्र कह रहा है, कोई क्षत्रिय कह रहा है और कोई ब्राह्मण कह रहा है। यहाँ तो सिर्फ मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत सारे थे, 20 से ज्यादा एग्जाम्पल थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो मुख्य 4 थे उन्हीं को यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पर जो गुप्त राजा हैं उनको मैं किसी भी जाति का मान के नहीं चल रहा हूँ। वो हमारे प्राचीन राजा थे, बस ये मान के चल रहा हूँ। ना तो मैं वैश्य मानता हूँ, ना मैं शूद्र मानता हूँ, ना मैं क्षत्रिय मानता हूँ, ना मैं ब्राह्मण मानता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी इतिहासकार के मत का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं वैश्य मान के चलूं तो फिर ये 3 जो इतिहासकार हैं जो शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण मानते हैं, तो इनको नकारना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्षत्रिय भी नहीं मान रहा हूँ, ब्राह्मण भी नहीं मान रहा हूँ और ना ही शूद्र मान रहा हूँ। वो प्राचीन राजा थे, किस जाति के थे नहीं पता और किसी भी इतिहासकार को नहीं पता, और ना ही उन्होंने अपने अभिलेखों में इसकी कोई चर्चा की है। तो इसीलिए गुप्त राजा किस जाति के थे ये किसी को भी पता नहीं है। इस पे इतिहासकार एक मत नहीं है। प्रारंभिक गुप्त राजा कुषाण राजाओं के अधीन अपना शासन प्रयाग और कौशाम्बी के आसपास करते थे, परंतु कुषाण राजाओं के पतन होने पर गुप्त राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी।
गुप्त राजाओं की राजकीय भाषाएं प्राकृत और संस्कृत थी। गुप्त राजा सभी धर्मों बौद्ध, जैन और सनातन के अनुयायी थे। गुप्त राजाओं ने 240 से 550 ईस्वी के मध्य में भारत के मध्य भाग पर स्वतंत्र रूप से शासन किया था। चलिए यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। प्रारंभिक जो गुप्त राजा थे वो कुषाण राजाओं के अधीन अपना शासन प्रयाग और कौशाम्बी के आसपास करते थे। देखिए, प्रयाग और कौशाम्बी दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। जैसे ही कुषाण राजाओं का पतन हुआ, गुप्त राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? पाटलिपुत्र में बनाई थी। ये आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई थी। गुप्त राजाओं की जो राजकीय भाषाएं थीं वो प्राकृत और संस्कृत दोनों थीं, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। और गुप्त राजाओं ने सभी धर्मों को अपना आश्रय प्रदान किया था। बौद्ध, जैन और सनातन तीनों धर्मों को वो मानते थे, ये भी आपको याद रखना है। और गुप्त राजाओं ने 240 से 550 ईस्वी के मध्य, यानी कि संपूर्ण जो गुप्त राजा हुए उन्होंने 240 से 550 ईस्वी के मध्य में शासन किया था भारत के मध्य भाग पर। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने लायक है, तो इसे आप याद रखें। अब बात करते हैं गुप्त वंश के ऐतिहासिक स्रोतों पर। गुप्त राजाओं के इतिहास को जानने के लिए वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं, परंतु मैं यहां पर प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों की बात करूंगा। गुप्त राजाओं के सिक्के और अभिलेख इतिहासकारों के लिए बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं तथा साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि अधिकतर भारतीय ग्रंथों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो अधिकतर जो भारतीय ग्रंथ हैं वो गुप्त काल में ही लिखे गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और गुप्त काल की जो सबसे अच्छी जो जानकारी है वो सिक्के और अभिलेखों में मिलती है, और काफी सारे ऐसे ग्रंथ हैं उनमें भी मिलती है। गुप्त काल की जानकारी कुछ अन्य ग्रंथों जैसे आर्य मंजूश्री मूलकल्प, हर्षचरित, राजतरंगिणी और फाहियान तथा ह्वेनसांग के लेखों में भी मिलती है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आर्य मंजूश्री मूलकल्प में भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है, हर्षचरित में भी मिलती है, राजतरंगिणी में भी मिलती है, फाहियान तथा ह्वेनसांग के जो लेख हैं उनमें भी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो ये भी अच्छी गुप्त वंश की जानकारी प्रदान करते हैं, तो इनको भी याद रखें। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। नंबर 1, श्रीगुप्त। तो चलिए श्रीगुप्त का इतिहास पढ़ते हैं। इतिहासकारों ने श्रीगुप्त को गुप्त वंश का पहला राजा माना है। देखिए, यहाँ पर पहला राजा किसको माना है? श्रीगुप्त को माना है। किसने? इतिहासकारों ने माना है। श्रीगुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की गई थी, परंतु पुराणों के अनुसार देखें तो श्रीगुप्त से पहले भी गुप्त वंश में राजा हुए। अब यहाँ पे आप हो जाओगे कंफ्यूज। देखो, अगर आप पुराणों का समर्थन करते हो तो पुराण कहते हैं कि श्रीगुप्त से पहले भी राजा हुए, लेकिन अगर आप इतिहासकारों की तरफ जाते हो तो इतिहासकार कहते हैं कि पहले राजा श्रीगुप्त हुए। अब ये इतिहासकार और पुराण क्यों ऐसा कह रहे हैं अलग अलग, तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इतिहासकार किस चीज को देख रहे हैं? इतिहासकार सिक्कों को देख रहे हैं, क्योंकि श्रीगुप्त से जो पहले राजा हुए उनके ना तो सिक्के मिलते हैं और ना ही उनके अभिलेख मिलते हैं, इसीलिए इतिहासकार उनको नहीं लिख रहे हैं। लेकिन उनको कौन लिख रहा है? उनको पुराण लिख रहे हैं। इसीलिए इतिहासकारों ने श्रीगुप्त को पहला राजा माना है गुप्त वंश का, क्योंकि श्रीगुप्त के 2 सिक्के मिले हुए हैं और उन पर गुप्तस्य लिखा हुआ है, गुप्तस्य, और एक पे लिखा हुआ है श्री रा गुप्तस्य। तो इसीलिए उन्हीं दोनों सिक्कों के आधार पर इतिहासकारों ने क्या किया है कि श्रीगुप्त को गुप्त वंश का पहला राजा माना है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईस्वी के मध्य में था। मैं आपको बता दूं कि कुछ किताबों में इनका जो शासनकाल है आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, किसी में कुछ लिखा हुआ है तो किसी में कुछ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर 240 से 280 ईस्वी के मध्य वाला लिखा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकारों ने इसी शासन काल का समर्थन किया है, इसीलिए मैंने इस शासन काल को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी और उस समय महाराज की उपाधि
सामंतों को प्रदान की जाती थी, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा नहीं थे। थोड़ा यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा थे, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा नहीं थे, क्योंकि उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी और महाराज की उपाधि उस समय सामंतों को प्रदान की जाती थी। उस सामंतों का मतलब है कि जो राजा किसी भी राजा के अधीन काम करता हो, अपना शासन चलाता हो, वो सामंत कहलाता था। तो यहाँ पर श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा नहीं थे। संभवतः श्रीगुप्त कुषाण राजाओं के अधीन अपना शासन चलाते थे। देखिए, यहाँ पर संभवतः शब्द लिखा हुआ है, निश्चित नहीं है कि श्रीगुप्त कुषाण राजाओं के अधीन ही अपना शासन चलाते हों, क्योंकि संभवतः का मतलब है कि संभव है, निश्चित नहीं है। हो सकता है कुछ और राजाओं के अधीन अपना शासन चलाते हों, जैसा कि इतिहासकारों ने संभवतः लिखा है, तो मैंने भी यहाँ पर संभवतः लिखा हुआ है। पुराणों के अनुसार श्रीगुप्त का साम्राज्य मगध, साकेत और प्रिया के आसपास फैला हुआ था। देखिए, मगध, साकेत, साकेत का आधुनिक नाम है अयोध्या, ठीक है। तो साकेत और प्रिया के आसपास इनका फैला हुआ था पुराणों के अनुसार, किसका? श्रीगुप्त का जो साम्राज्य था वो। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीगुप्त ने मगध में मृग शिखावन के पास एक सुंदर बौद्ध विहार का निर्माण चीनी यात्रियों के लिए करवाया था और उसके खर्च के लिए 24 गांव भी दान में दिए थे। देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि उस समय क्या होता था कि सबसे ज्यादा जो यात्री आते थे वो चीन से आते थे। तो चीनी यात्रियों के लिए उन्होंने क्या किया था, श्रीगुप्त ने, कि मगध में मृग शिखावन के पास एक सुंदर बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था और उसके खर्च के लिए 24 गांव भी दान में दिए थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। श्रीगुप्त की 2 मोहरें इतिहासकारों को प्राप्त हुई थीं, जिन पर गुप्तस्य और श्रीरागुप्तस्य लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि श्रीगुप्त की 2 मोहरें इतिहासकारों को प्राप्त हुई थी। एक मोहर पर केवल गुप्तस्य लिखा हुआ है और दूसरी मोहर पर श्रीरागुप्तस्य लिखा हुआ है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरे राजा घटोत्कच की। घटोत्कच श्रीगुप्त के पुत्र तथा गुप्त वंश के दूसरे राजा थे। घटोत्कच का शासनकाल 280 से 320 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी, जिससे साबित होता है कि घटोत्कच भी गुप्त वंश के स्वतंत्र राजा नहीं थे। वाकाटक रानी प्रभावती गुप्त के पूना लेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का पहला राजा बताया गया है और श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। चलिए अब करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा। तो ये वाकाटक रानी, ये वाकाटक जो रानी थी जिनका नाम था प्रभावती गुप्त, लेकिन प्रभावती गुप्त गुप्त वंश की ही राजकुमारी थी और इनका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। आपको मैं अपने पिछले वाले वीडियो में इन्हीं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। तो रानी प्रभावती गुप्त का एक पूना लेख है, उसमें कहा गया है कि घटोत्कच गुप्त वंश के पहले राजा थे और श्रीगुप्त, जिसे इतिहासकार पहला राजा बताते हैं, तो श्रीगुप्त को पूना लेख में आदिराज कहा गया है। किसके द्वारा? रानी प्रभावती गुप्त के द्वारा आदिराज कहा गया है, लेकिन पहला राजा नहीं कहा गया है। देखिए, इतिहासकारों ने क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं यहाँ पे जो जानकारी आपको शायद किताबों में भी ना मिले, क्योंकि मैंने तरह तरह की किताबों से ये सब मटेरियल लिया हुआ है। हिंदी, इंग्लिश और प्राचीन ग्रंथों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो उन सभी से मैंने ये मटेरियल लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तीसरे राजा चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 से 335 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि शासनकाल इन सबके आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेंगे,
लेकिन मैंने उस शासनकाल को समर्थन दिया है जो शासनकाल सबसे ज्यादा इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 320 से 335 ईस्वी का जो शासनकाल है वो ज्यादातर इतिहासकार इसी को मानते हैं, तो इसी को मैंने लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार बंगाल तक हो गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र राजा थे। चलिए अब यहां पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। मैं आपको बता दूं, श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी और उस समय महाराज की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के ऐसे राजा हुए जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि उस समय स्वतंत्र राजाओं को प्रदान की जाती थी, इसीलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो आपको यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और कुमार देवी के गर्भ से ही समुद्रगुप्त जैसे महान राजा का जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। जब मैं आपको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाऊंगा तो समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी था और ये लिच्छवी राजकुमारी थी और चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त के पिता थे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही गुप्त संवत का प्रचलन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त संवत का जो प्रचलन है वो किसके शासनकाल में किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में किया गया था। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।